नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे फेमिनिज्म या नारीवाद पे। ये प्रश्न पत्र जो है बी पार्ट फर्स्ट ईयर का है और इसमें ये फेमिनिज्म या नारीवाद एक सिद्धांत के रूप में पढ़ाया जाता है। हमारे परिवारों में युग पुरुष जो है उसको सूर्य की तरह माना जाता है। उसका प्रकाश अपना होता है क्योंकि वह संसाधनों का मालिक होता है। उसके पास आय है, घूमने फिरने तथा निर्णय लेने की आज़ादी है। महिलाएं उपग्रहों की भांति होती हैं। उसके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता। वह तभी प्रकाशित होती है जब सूर्य की रोशनी उन तक पहुंचती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के बराबर स्त्रियों के अधिकारों के समर्थन से उत्पन्न हुए सामाजिक आंदोलन को नारीवाद कहा जाता है। यह एक ऐसा विचार है जो स्त्री और पुरुष के बीच असमानता को अस्वीकार कर नारी के बौद्धिक और व्यवहारिक रूप में सशक्तिकरण पर बल देता है। यह लैंगिक भेदभाव को अस्वीकार करता है। मूलतः नारी की हीन स्थिति का प्रमुख कारण है। इस विचारधारा की उत्पत्ति मुख्यतः पितृसत्तात्मक या पुरुष प्रभुत्व है। यह पुरुष द्वारा शक्ति के दुरुपयोग करने की सत्ता के विरोध स्वरूप उत्पन्न हुई। इसकी व्याख्या मोटे तौर पर दो रूपों में की गई है। संकुचित अर्थ में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में नारीवाद महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए समानता हेतु किया गया एक सामाजिक आंदोलन है जो लिंग भेद भाव के सिद्धांत अर्थात पुरुष वर्चस्व तथा सामाजिक शोषण की समाप्ति पर बल देते हैं। विस्तृत अर्थ में नारीवाद कई भिन्न परंतु अंतर संबंधित संकल्पनाओं का एक पुंज है जिसका प्रयोग जेंडर की सामाजिक यथार्थता तथा लिंग असमानता की उत्पत्ति, प्रभाव तथा परिणामों के अध्ययन एवं विश्लेषण में किया जाता है। एक आंदोलन के रूप में नारीवाद का जन्म कब और कैसे हुआ इस संबंध में निश्चितता नहीं है। यही नहीं, इस आंदोलन के उद्देश्य तथा संचालन में भी भिन्नता देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि नारीवाद का आरंभ एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में हुआ। बाद में ये आंदोलन न केवल स्त्रियों के विकास बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के क्षेत्र में फैल गया। इस आंदोलन ने सामाजिक आंदोलनों को तो प्रभावित किया ही, धीरे धीरे इसने प्राकृतिक विज्ञानों में भी अपने पैर पसारने में कोई कोर नहीं छोड़ी। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान में विज्ञान के दर्शनशास्त्र और इतिहास के टीचर इलिविट फॉक्स-स्केलर ने अपनी पुस्तक रिफ्लेक्शन ऑन जेंडर साइंस में नारीवाद पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि प्राकृतिक विज्ञान, विशेष रूप में प्राकृतिक जीवशास्त्री भी पुरुषवादी सोच की गिरफ्त में आ कर चुके हैं, किंतु नारीवाद समीक्षा के प्रकाश में विज्ञानों में भी परिवर्तन आ रहा है। आधुनिक जीव विज्ञान नारी के महत्व को दर्शाता है, जिसके कारण विज्ञान जगत में तो स्त्रियों की दशा में परिवर्तन ला दिया। 200 साल पहले विश्व की पहली नारीवादी मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने कहा था कि मैं ये नहीं कहती कि पुरुष के बदले अब स्त्री का वर्चस्व पुरुष पर स्थापित हो। जरूरत तो इस बात की है कि स्त्री को स्वयं अपने बारे में सोचने, विचारने और निर्णय लेने का अधिकार मिले। स्टोनक्राफ्ट की आवाज़ आज भी नारीवादियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि स्त्री न तो स्वयं गुलाम रहना चाहती है और न ही पुरुष को गुलाम बनाना चाहिए, और न वो गुलाम बनाना चाहती है। स्त्री चाहती है कि मानवीय अधिकार मिले। जीवन विभिन्नता के आधार पर वह अधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए। इसलिए दुनिया की प्रत्येक स्त्री को, चाहे वे
किसी वर्ग पैसे की हो, ये स्वीकार करे कि स्त्री को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलना ही चाहिए। नारीवाद की जो धारणा वो ये है कि नारीवाद स्त्री पुरुष को प्रतिपादित करने वाली विचारधारा है। इसकी मान्यता है कि स्त्री पुरुष से किसी भी मायने में कमज़ोर नहीं है, अतः उसे पुरुषों के समान समझा जाए, पुरुषों के बराबर अधिकार भी मिले। मेरी वोल्स्टोनक्राफ्ट ने अपनी पुस्तक विडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन 1978 में नारीवाद को नारी अधिकारों की मांग के रूप में परिभाषित किया, जो पुरुषों के समान अधिकारों की मांग करता है। केट मिलेट ने अपनी पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स में लिखा है कि नारी को पितृसत्तात्मक व्यवस्था की जकड़ से अलग कर उसकी स्वतंत्रता को कायम रखने को ही नारीवाद कहा जाता है। G.S. मिल ने अपनी पुस्तक सब्जेक्शन ऑफ वीमेन में नारीवाद की अवधारणा में स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया। उसने माना कि किसी समाज में स्त्री पुरुष समानता और संबंध का मूल आधार प्रेम, सौहार्द और मित्रता है। स्त्री पुरुष सहचर हैं, कोई किसी पर अपना प्रभुत्व नहीं स्थापित कर सकता, दोनों का समाज पर बराबर का हक है, अतः स्त्री पर पुरुष का वर्चस्व नहीं स्वीकार किया जा सकता। पेटी फ्रीडम ने अपनी पुस्तक द फेमिनिन मिस्टिक में नारीवाद की धारणा में नारी को पूरे समाज का आधा हिस्सा मानते हुए उसके अधिकार को वापस दिलाने पर बल दिया। सिमोन द बुआ ने अपनी पुस्तक द सेकंड सेक्स 1949 में नारीवाद का मुख्य लक्ष्य पुरुषों का हर स्तर पर विरोध करना माना है। इसकी प्रसिद्ध नारा था कि स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है। स्त्री को समाज में पुरुषों ने अपने हवस का शिकार बनाया है, अतः उसे अपने अधिकारों के लिए उठ खड़ा होना होगा तथा स्वयं लड़ना होगा। आशा रानी बोहरा ने अपनी पुस्तक भारतीय नारी दशा और दिशा में लिखा है कि नारीवाद नारी का पुरुषों के प्रति संघर्ष नहीं बल्कि सौहार्दपूर्ण स्थिति में उसे हक दिलाने का एक विचारित तरीका है। प्रभा खेतान ने सिमोन द बुआ के द सेकंड सेक्स का हिंदी में स्त्री उपेक्षिता नाम से अनुवाद किया। उन्होंने लिखा है कि स्त्री आधी दुनिया है, आधा हिंदुस्तान है, फिर भी समाज में उसे डायन, कुलक्षणी तथा राक्षसी आदि की संज्ञा दी जाती है। नारी एक प्रकार का दमन झेलती है और नारीवाद इसी दमन से स्त्री मुक्ति एवं उसकी सामूहिक चेतना के विकास के लिए प्रयत्नशील है। इस प्रकार यदि नारीवाद के मूल तत्वों पर विचार करें तो इसमें निम्न बातें शामिल हैं: पुरुष वर्चस्व विहीन समाज की स्थापना, जेंडर डिफरेंस की समाप्ति पर बल, सामाजिक न्याय पर बल, नारी अधिकार की मांग, आर्थिक स्वतंत्रता नारी स्वतंत्रता की आवश्यक शर्त है। प्राचीन काल से ही समाज में ये धारणा विद्यमान रही कि पुरुष का कार्य घर के बाहर और स्त्री का सरोकार घर के अंदर के कामों से है, जैसे भोजन बनाना, बच्चे की देखभाल, बड़ों की सेवा करना। आधुनिक समाज एक पुरुष प्रधान समाज है जो पुरुषों की श्रेष्ठता में विश्वास करता है तथा सदैव स्त्रियों के संबंध में धारणा रही है कि स्त्रीहीन होती है। इसका प्रमुख कारण ये है पितृसत्तात्मक परिवार। इस व्यवस्था में परिवार के प्रबंधन में पुरुषों का वर्चस्व रहता है, वही निर्णयकर्ता भी होता है। इसके कारण भी वह अपना इस सत्ता का प्रयोग स्त्रियों पर करता है। नारीवाद की 6 प्रकार हैं, जिनमें से उदारवादी नारीवाद, उग्रवादी नारीवाद, मार्क्सवादी नारीवाद, उत्तर नारीवाद, सांस्कृतिक नारीवाद, पर्यावरणीय नारीवाद। उदारवादी नारीवाद या लिबरल फेमिनिज्म, इसमें मुख्य रूप से महिलाओं को वैधानिक अधिकार प्रदान करने पर बल दिया जाता है, अर्थात महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार दिए जाने चाहिए। महिलाओं का पुरुषों पर वर्चस्व नहीं बल्कि महिलाओं के पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए
उन्हें शिक्षा के समान अवसर दिए जाएं, जिससे परिवार का कल्याण तथा एक स्वस्थ परंपरा का प्रारंभ हो। महिलाओं को पुरुषों की भलाई के लिए शिक्षित किया जाए, क्योंकि महिलाओं को शिक्षित करना परिवार के हित में होता है। उन्होंने महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का समर्थन किया। महिलाओं को पुरुषों के समान मताधिकार मिलना चाहिए तथा शादी में भी समानता होनी चाहिए। स्त्रियों को शादी करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। नारी पुरुष में समानता लाने का सबसे बड़ा तत्व ये कि पुरुषों को मत देने का अधिकार मिले। इस प्रकार उदारवादी नारीवादी विशेषकर नारी के मताधिकार देने पर बल देते हैं। मताधिकार आंदोलन 1840 के दशक में प्रभावी हुआ। इसका महत्वपूर्ण चरण उस समय प्रारंभ होता है जब 1848 में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया गया। इसके लिए सेनेका फॉल कन्वेंशन का आयोजन किया गया तथा इसमें कई मुद्दों पर विचार किया गया। इस घोषणा पत्र की लेखिका एलिजाबेथ स्कैनटन थी। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं, महिलाएं पुरुषों से किसी भी मायने में कमजोर नहीं हैं तथा उनको पुरुषों के समान शिक्षा, स्वतंत्रता तथा मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। 1850 के दशक में मिल ने सर्वप्रथम स्त्री के मताधिकार की बात की तो दुनिया के अनेक देशों में जागरूकता आई। न्यूजीलैंड वह प्रथम देश बना जिसने 1893 में महिलाओं के मताधिकार की व्यवस्था की। अमेरिका में महिलाओं को अधिकार 1920 में मिले। ब्रिटेन में 1918 में आंशिक रूप से, 1928 में पूर्ण रूप से महिलाओं के लिए मताधिकार की व्यवस्था की गई। उदारवादी नारीवाद महिलाओं को मत देने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बौद्धिक रूप से समानता में विश्वास करता है। कुछ विचारक मानते हैं कि महिलाएं तथा पुरुषों में रचना, बनावट तथा शक्ति में अंतर होता है, परंतु अधिकतर नारीवादी विचारक ये मानते हैं कि महिला तथा पुरुष समान हैं, उसमें कोई अंतर नहीं। सभी उदारवादी विचारक इस संबंध में व्यक्तिवादी विचार रखते हैं कि नारी भी एक व्यक्ति है और व्यक्ति होने के नाते उसे पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए। जो उग्रवादी नारीवाद है उनका मानना है कि नारीवाद की उदारवादी धारणा में वो बहुत परिवर्तन करते हैं। 1960 के दशक में उग्रवादी स्वरूप देखने को मिला और इस नारीवाद में बेटी फ्रीडन फेमिनिज्म मिस्टेक्स 1965 में अपनी एक पुस्तक लिखी, महिलाओं की समस्याओं के बारे में समाज के सामने रखा। उनकी पुस्तक को नारीवादियों की बाइबल माना जाता है। उनका मानना है कि मनोवैज्ञानिक रूप से महिलाओं को इतना हतोत्साहित कर दिया जाता है कि महिलाएं घर से बाहर अपने को असुरक्षित समझती हैं। उनकी सोच इस तरह की बना दी जाती है कि वे घर में सुरक्षित हैं, उनका काम घर की काम करना और बाहर के काम पुरुषों का है। 1966 में फ्रीडन ने एक महिला संगठन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वीमेन का निर्माण किया। इसी से प्रेरणा लेकर महत्वपूर्ण नारीवादी केट मिलेट ने अपनी पुस्तक लिखी, सेक्सुअल पॉलिटिक्स। इसमें केट मिलेट ने बताया कि स्त्री पुरुष संबंधों का मामला राजनीतिक है। राजनीतिक का मतलब जहाँ संघर्ष नहीं हो वहाँ संघर्ष उत्पन्न किया जाए और जहाँ संघर्ष है वहाँ समाप्त किया जाए। नारीवादियों का विचार था कि पर्सनल एंड प्राइवेट इज पॉलिटिकल। इसी क्रम में बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई और उग्रवादी नारीवादियों का ये मानना है कि पितृसत्तात्मक सत्ता के प्रभाव के कारण पुरुषों ने स्त्रियों को सभी क्षेत्रों में अपने अधीन बना लिया है। इन सभी विचारकों ने विवाह की अधीनता का प्रमुख कारण माना, विवाह को यह विरोध किया। महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए पितृसत्तात्मक प्रणाली को नष्ट कर देना चाहिए। पितृसत्तात्मक प्रणाली का आधार परिवार है, परिवार को नष्ट करना होगा। फायरस्टोन का मानना है कि महिलाएं तथा पुरुष में जैविक अंतर है, बायोलॉजिकल डिफरेंस है। यदि महिलाओं को बच्चे पैदा करने से मुक्त कर दिया जाए तो उन पर से पुरुषों का जो वर्चस्व है वो समाप्त हो जाएगा।
महिलाओं की जनन क्षमता ही उसकी अधीनता का मूल कारण है। उग्रवादी नारीवादियों ने वीमेन बायोलॉजिकल टर्म के स्थान पर जेंडर के प्रयोग करने पर बल दिया। उत्तर नारीवाद। उग्रवादी नारीवादियों ने ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें पुरुषों का कोई इंटरफेयर नहीं है, परंतु इसमें स्थिति और भी खराब होने लगी। इसके कारण परिवार में बिखराव, तलाक, नशाखोरी, ड्रग्स आदि आपराधिक कार्यों में वृद्धि हुई। पुनः इन्हीं लेखक विचारकों ने जिन्होंने रेडिकल नारीवाद का समर्थन किया था, उन्होंने ही परिवार का समर्थन करना प्रारंभ कर दिया। इनमें से मुख्य रूप से बेट्टी फ्राइडेन, जर्मन ग्रियर आदि प्रमुख थे। उग्रवादी विचारधारा के इन विचारकों ने पुनः परिवार मातृत्व को गौरवान्वित किया। इस काल में प्रमुख रचनाएं द सेकंड स्टेज, बेटी फ्रीडन, सेक्स एंड डिग्निटी, जर्मन ग्रियर, ये दो थिंकर थी। और उसके बाद जैसे मार्क्सवादी नारीवाद। मार्क्स मानता है कि पूंजीवादी प्रणाली नारियों की अधीनता की अनिवार्य शर्त है। एंजल्स का मानना है कि स्त्री पुरुष का संबंध निजी संपत्ति पर आधारित है। पुरुष स्त्री को निजी संपत्ति मानते हैं जो रहने और खाने में सहज में उत्तराधिकारी व्यवस्था करती है। मार्क्सवाद मानता है कि पूंजीवाद ही महिलाओं की स्थिति का जिम्मेदार है। उनका आक्षेप पूरी तरह से पूंजीवादी व्यवस्था पर है। समाजवादी नारीवाद मानते हैं कि महिलाओं कमजोर वर्ग के रूप में हैं और इस प्रकार जो प्रभुत्व है तथा अधीनता है वो लिंग संबंध पर आधारित है। इसी कारण समाजवादी नारीवादियों का प्रमुख लक्ष्य है महिलाओं का सशक्तिकरण। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म विचारों को 3 प्रकार की श्रेणी में रखा जा सकता है, जैसे प्राचीन विचार, मध्यकालीन विचार, आधुनिक विचार। यदि हम प्राचीन परंपरा तथा रूढ़िगत मान्यताओं को मानते हैं तो आधुनिकता से तात्पर्य विज्ञान व तकनीकी विकास, धर्मनिरपेक्षता तथा नगरीकरण आदि शामिल है। पुरुष आज एक नई प्रकार की धर्मधारा विचारधारा चल रही है जो परंपरा आधुनिकता के एक साथ जोड़कर चलती है, तो इसी को उत्तर आधुनिकता की संज्ञा प्रदान की जाती है। मॉडर्न प्लस ट्रेडिशनल दोनों को साथ जोड़कर चलने वाली जो विचारधारा है वह पोस्ट मॉडर्न या उत्तर आधुनिकता कुछ भी सार्वभौमिक नहीं है, क्योंकि समय तथा परिस्थितियों के अनुसार सभी धारणाएं परिवर्तनशील होती हैं। ये विखंडनवाद में विश्वास करता है, अर्थात एक शब्द का अर्थ भी भिन्न भिन्न समय तथा परिस्थितियों में अलग अलग लगाया जा सकता है। जहाँ अन्य नारीवादी सिद्धांत सभी स्त्रियों को एक वर्ग के रूप में देखते हैं, वही उत्तर आधुनिक नारीवाद की मान्यता है कि दुनिया की सभी महिलाओं को एक वर्ग के रूप में शामिल करना ठीक नहीं है, क्योंकि दुनिया के विभिन्न भागों में महिलाओं की समस्याएं एक समान नहीं होती। जैसे अमेरिकी महिलाएं, अफ्रीका की महिलाएं, समस्याएं भिन्न भिन्न हैं। अतः सभी महिलाओं को एक वर्ग में रख कर अधिकारों की रक्षा नहीं की जा सकती। इस प्रकार इन समस्याओं को समझने हेतु हमें सांस्कृतिक सापेक्षवाद के सहारे अलग वर्ग की महिलाओं की समस्याएं विश्लेषण करके उनको दूर करने का प्रयास करना पड़ेगा। जैसे एक अमेरिकी महिला की समस्या क्लब जाने की हो सकती है तथा एक अफ्रीकन महिला की समस्या शिक्षा पाने की हो सकती है। इसमें अनेक नारीवादी लेखिकाएं विचारक शामिल हुई। पर्यावरणीय नारीवाद में जैसे वंदना शिवाज, सुनीता नारायण, मेधा पाटकर, इनका मानना है कि प्रकृति तथा महिलाओं में काफ़ी समानता है। महिलाएं प्रकृति के सर्वाधिक निकट हैं, अतः पर्यावरण का सर्वाधिक प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। अतः प्राकृतिक पर्यावरणीय उत्थान द्वारा महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। प्रकृति जो है वो स्त्री माना गया है, प्रकृति को, धरती को माँ माना गया है, आदर्श माना गया है। इस प्रकार नारी और प्रकृति में समानता है। वास्तव में नारीवादी आंदोलन पश्चिम की देन है।
तो प्रश्न ये उठता है कि क्या नारीवाद के भारत में लागू किया जा सकता है? नहीं। भारत में नारीवादियों को उस रूप में लागू किया जा सकता है जिस प्रकार से पश्चिम में भारत में महिलाएं बचपन से पिता, युवावस्था में पति, वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रही हैं। यहाँ पर प्राचीन काल से ही स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में भिन्न या अलग माना जाता है। स्त्री को दासी या सेविका तथा पुरुष को स्वामी का दर्जा प्रदान किया जाता है। इसका प्रमाण प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। मनुस्मृति, मिताक्षरा आदि ग्रंथों में जानकारी मिलती है कि प्राचीन काल में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी खराब थी। न केवल हिंदू समाज बल्कि मुस्लिम समाज में महिलाओं को भी सम्मानजनक स्थान नहीं मिलता। मुस्लिम समाज में तो महिलाओं की गवाही को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जो नारीवादी आंदोलन है वो महिलाओं में समानता की बात करता है, महिलाओं में अधिकारों की बात करता है और महिलाओं को एक वस्तु की तरह न मानकर उसे भी एक जीव माना जाए जो अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है और जो अपनी स्वतंत्रता से जीना चाहता है, उड़ना चाहता है, वो एक समाज के पिंजरे से बाहर आना चाहता है और वो भी अपने पंख फैलाना चाहता है, खिलना चाहता है, जीवन की खुशबू लेना चाहता है और अपने जो ज्ञान है और अपना जो अस्तित्व है उसकी खुशबू बिखेरना चाहता है।